बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था मानव के चरणबद्ध विकास की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से गुजरते हुए जहां मानव शरीर क्रमिक विकास पाता है, वहीं मस्तिष्क के सोचने समझने की शक्ति भी विस्तृत होती है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की वृद्धि सुचारू एवं सुगठित रूप से हो, इसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन, जो हमारे संपूर्ण विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसे 3 अवयवों कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन में बांटा गया है। वसा में ऊर्जा का प्रचुर भंडार पाया जाता है, लेकिन जब इसका अधिक उपयोग किया जाता है तो ये चर्बी के रूप में जमा हो जाती है और शरीर स्वस्थ और सुडौल न होकर मोटापे का शिकार हो जाता है। मोटापा एक ऐसी अवस्था जब शरीर का वजन सामान्य लंबाई के अनुपात से 20% अधिक हो जाता है। इसका मुख्य कारण ज्यादा भोजन और उस अनुपात में श्रम या व्यायाम की कमी होना होता है। मोटापा बढ़ने के और भी कई कारण हैं, जैसे बहुत अधिक चिकनाई वाला भोजन, हार्मोन या आनुवांशिक या फिर गुणसूत्रीय असंतुलन या मानसिक रोगों में कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग। कई व्यक्ति बार बार एवं आवश्यकता नहीं होने पर भी नियमित रूप से भोजन करते हैं। इसे हम कंपल्सरी ओवर ईटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से मोटापा उत्पन्न होता है। मोटापे का इलाज करने से पहले हम ये समझें कि मोटापा होता कैसे है। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक भाग में 2 केंद्र होते हैं, एक भूख केंद्र, दूसरा तृप्ति केंद्र। जब व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है या उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो जाती है तो वह भूख का अनुभव करता है, और जब वो खाना खाता है उसके कुछ समय पश्चात तृप्ति केंद्र उत्तेजित होकर तृप्ति का अनुभव कराता है। यह तृप्ति केंद्र उत्तेजित होने में कुछ समय लेता है। इसे हम एक उदाहरण से समझें कि हमें बहुत भूख लग रही है और खाना मिलने में कुछ देरी है, तो हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं कि जब तक खाना मिले तब तक हमारी भूख दब जाए, और जब हमें खाना मिलता है तब हम देखते हैं कि हमारी भूख मर गई है, ये हमारी भूख खत्म हो गई है। तो उसकी वजह यह है कि ये तृप्ति केंद्र ने उत्तेजित होकर मस्तिष्क को यह अनुभव करा दिया है कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज पहुंच चुकी है या भोजन पहुंच चुका है। मोटापे के शिकार व्यक्तियों को अपना भोजन चबा चबा कर और धीरे धीरे खाना चाहिए, ताकि तृप्ति केंद्र को उत्तेजित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कभी कहा जाता था कि मोटापा यानी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी, लेकिन आज हम सभी ये मानते हैं कि मोटापा यानी कई मुसीबतों की निशानी। मोटापा सुस्ती और आलस्य का सबसे बड़ा स्रोत तो है ही, साथ ही ये कई रोगों का जनक भी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सांस फूलना, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, यहाँ तक कि हृदय संबंधी बीमारियां भी मोटे लोगों को बहुत जल्दी होती हैं। शरीर में चर्बी बढ़ने पर ये रक्त वाहिकाओं जैसे धमनी और शिरा में आंतरिक रूप से एकत्रित होने लगती है, जिससे रक्त की आवाजाही पर असर पड़ता है। ऐसे समय हृदयाघात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बच्चों के मोटा होने पर उनमें लंबाई के लिए जिम्मेदार ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन और प्रभाव दोनों ही प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लंबाई प्रभावित हो सकती है। कैलोरीज का निर्धारण चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। यदि 7000 किलो कैलोरीज आपके बॉडी में डेफिशिएंट होती है तो 1 किलो वजन कम होता है, और यदि 7000 किलो कैलोरीज बढ़ जाती हैं तो 1 किलो वजन बढ़ जाता है। कैलोरीज का निर्धारण चिकित्सक आपकी कार्यशैली, कार्य क्षमता के ऊपर करता है। वैसे तो मोटापा पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है, जो जनरलाइज्ड ओबेसिटी कहलाता है, लेकिन जब किसी विशेष अंग जैसे पेट का मोटापा अधिक हो जाता है तब इसे लोकलाइज्ड ओबेसिटी कहते हैं। ये अवस्था जनरलाइज्ड ओबेसिटी से ज्यादा नुकसानदेह होती है।
वजन कम करने के लिए हमेशा नए नए तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन मोटापा घटाने के लिए सबसे पहले चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ गंभीर बीमारियों का पहला लक्षण ही मोटापा होता है। मोटापे के बारे में कई मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं, जैसे मोटापा यानी अच्छे स्वास्थ्य का सूचक, या खाते पीते घर की निशानी, या खून या रक्त की अधिकता, जबकि ये बातें सही नहीं है, बल्कि मोटापा कई जानलेवा बीमारियों की जड़ है, इसलिए इसे अपने पास बिल्कुल नहीं फटकने देना चाहिए। यदि मोटापा किसी बीमारी का कारण ना हो तो हमें अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए और चिकनाई वाली चीजें कम से कम लेते हुए मानसिक तनाव से बचना चाहिए। 1 या 2 बार में भरपेट खाना खाने के बजाय दिन में थोड़े थोड़े अंतर से अपना आहार लेना चाहिए। हरी सब्जियों, फल आदि का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नियमित व्यायाम, योगाभ्यास और तेजी से पैदल भी चलते रहना चाहिए। जब मोटापा कैलोरीज में कमी और व्यायाम से नियंत्रित नहीं हो तो कई प्रकार की दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे एनोरेक्सिन जो भूख को कम करती है, कुछ दवाइयाँ भोजन को पचने से रोकती है और कुछ दवाइयाँ उसका शोषण रोकती है। इसके अलावा कई प्रकार की सर्जिकल मेथड्स भी उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे लाइपेक्टमी जिसमें शल्य क्रिया के द्वारा चर्बी को काटकर अलग कर दिया जाता है, या लाइपोसक्शन जिसमें एक छोटे सा चीरा लगाकर और चर्बी को सक कर लिया जाता है, या जेजुनोइलियल शंट जिसमें छोटी आंत को काटकर उसको छोटा कर दिया जाता है ताकि भोजन का पूर्ण रूप से शोषण न हो। इसके अलावा स्टमक की कैपेसिटी कम करने के लिए एक बलून उसके अंदर रख दिया जाता है ताकि आप कम भोजन की मात्रा से ही तृप्ति का अनुभव कर सकें। इन सब के अलावा मोटापा कम करने का सबसे सरल उपाय है सुबह सुबह टहलना। कहा जाता है कि सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ताजी खुली हवा में की गई थोड़ी सी वर्जिश दिन भर शरीर और दिमाग को चुस्त रखती है, साथ ही एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी देती है। लेकिन इस नसीहत पर हम में से अधिकांश तभी अमल करते हैं जब शरीर कुछ बेडौल होकर ये इशारा ना करने लगे कि बस बहुत हो गया आराम, अब कुछ सेहत का भी ख्याल कर लिया जाए। शरीर की क्रियाशीलता के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता निर्धारित होती है। कम क्रियाशील शरीर के लिए 25 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन, मध्यम क्रियाशील शरीर के लिए 30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति किलोग्राम वजन, अधिक क्रियाशील शरीर के लिए 35 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से सही है। अब आप अपने आदर्श शारीरिक वजन और क्रियाशीलता के हिसाब से अपनी रोजाना की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की गणना करें। जैसे कि मैं एक मध्यम क्रियाशीलता वाली युवती हूं और मेरी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है, तब मेरा आदर्श शारीरिक वजन 54.5 किलोग्राम है। 30 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के हिसाब से मुझे रोजाना 1635 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर मैं इससे अधिक किलो कैलोरीज अपने भोजन में शामिल करती हूँ तो ये अतिरिक्त ऊर्जा मेरे शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाएगी और मैं मोटी हो जाऊंगी। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद अपनी डाइट सुनिश्चित करें। कहते हैं कि वे बहुत कम खाते हैं, इसके बावजूद उनका वजन बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। यह एक वैज्ञानिकों के लिए भी चैलेंज की बात है। इसमें जेनेटिक और मेटाबॉलिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वैज्ञानिकों ने एक जीन की खोज की है, ओबेसिटी जीन, जो लेप्टिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो मोटापे को नियंत्रित करता है। मोटापा कई गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक,
डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। इसलिए मोटापा कम करना आवश्यक है। मोटापा कम करने के लिए निगेटिव बैलेंस होना चाहिए, यानी जितना आपने खाया उससे ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, जबकि वजन मेंटेन करने के लिए जीरो कैलोरिक बैलेंस की ज़रूरत होती है, यानी जितना आपने खाया उतना ही कंज्यूम करें। कई लोग मोटापा कम करने के लिए भूखे रहते हैं और कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, जबकि डाइटिंग का वास्तविक मतलब होता है बैलेंस डाइट का सेवन, जिसमें सफिशिएंट कैलोरीज हो, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स हों। स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने में मोटापा बाधक होता है, इसलिए अपने आप को इससे दूर रखिए। डाइटिंग यानी वैज्ञानिक पद्धति से संतुलित आहार लेना मोटापा कम करने का एक अच्छा उपाय है। कुछ उपायों द्वारा खाने को संतुलित बनाएं, वसा का उपयोग कम करें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 1989 ने एक वयस्क व्यक्ति के लिए रोजाना 20 से 25 ग्राम टेबल फैट प्रस्तावित की है, यानी 600 से 750 ग्राम वसा प्रति व्यक्ति प्रति महीना। यह आम धारणा है कि कम घी तेल में पका खाना स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि कम वसा का उपयोग करके भी हम स्वादिष्ट, रुचिकर और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बना सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ख्याल रखें। भोजन पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल न करें, इसके बदले सेंकना, भूंजना, उबालना, प्रेशर कुकिंग, बेकिंग या फिर कम पानी में धीमी आंच पर उबालने जैसे विधियों को आप प्राथमिकता दें। यदि तलना आवश्यक हो तो कम तेल के साथ साथ नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करें। तलते वक्त तेल पूरी तरह गर्म हो और आंच मध्यम तेज हो, क्योंकि कम गर्म तेल और मध्यम गर्म आंच में पदार्थ अतिरिक्त वसा को सोख लेता है। तलने के बाद अतिरिक्त वसा को निकालना न भूलें, इसके लिए पेपर पर डालें। वसा ऊर्जा का एक संघनित माध्यम है, जहां कार्बोज युक्त या प्रोटीन युक्त पदार्थ 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम प्रदान करते हैं। वहीं वसा युक्त पदार्थ 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम प्रदान करते हैं, यानी दुगनी से भी अधिक। ऊर्जा का दूसरा साधन है कार्बोज, जो अतिरिक्त मात्रा में लेने पर शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। कार्बोज 2 प्रकार के होते हैं। शक्कर एवं स्टार्च, जो मोटापा बढ़ाते हैं। ये आलू, चावल, मीठे पदार्थों, छिलकों रहित दालों और अनाजों में पाया जाता है। सेल्यूलोज और लैग्निन, इन्हें हम रेशों के नाम से जानते हैं। इनका पाचन शरीर में न हो पाने के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाते, परंतु आहार की मात्रा बढ़ाकर पेट भरते हैं। इस प्रकार संतुष्टि हमें कम ऊर्जा में ही प्राप्त हो जाती है। उचित कार्बोज के चुनाव से भरपेट भोजन कम ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। डोंट ईट वेस्ट, इट गोज टू योर वेस्ट। अपने पेट को कूड़ादान न बनाएं। अतिरिक्त भोजन से बचें और खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। खाना खाने में कम से कम 20 मिनट जरूर व्यतीत करें, क्योंकि प्रयोग दर्शाते हैं कि भोजन प्रारंभ करने के 20 मिनट पश्चात हमें संतुष्टि मिलती है। इस ढंग से भोजन करने में कम खाने में ही हमारा पेट भर जाएगा। टीवी देखते वक्त, अखबार या पुस्तक पढ़ते वक्त कभी न खाएं, क्योंकि उस वक्त हमें खाए गए भोजन की मात्रा का ध्यान नहीं रहता और ज्यादा खाने में आ जाता है। खाते समय छोटे बर्तन जैसे एक छोटी कटोरी या छोटी प्लेट का उपयोग करें। इससे आप संतुष्ट रहेंगे कि आपने कटोरी भरकर या प्लेट भरकर पदार्थ खाया है। अपनी प्लेट में एक बार में ही आवश्यकतानुसार भोजन ले लें। बार बार भोजन लेने से बचें। कभी भी भूखे पेट न रहें। दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। इससे आपकी भूख भी शांत रहेगी और आप कम खाना खाएंगे। भोजन के अतिरिक्त खाद्य पदार्थ लेने से बचें। यदि आप अतिरिक्त भोजन लें
तो कारण ज्ञात करें कि क्या आपने ये भूख के कारण खाया, तनाव या बोरियत दूर करने के लिए खाया, टाइम पास के लिए खाया, किसी का साथ देने के लिए खाया, किसी के आग्रह पर खाया, या फिर किसी चीज को देखकर आप अपने आप को रोक नहीं सके और लालचवश खा लिया। यदि इनमें से कोई भी कारण है तो उन आदतों को दूर करने की कोशिश करें और उन परिस्थितियों से भी बचें जो आपको खाने के लिए मजबूर करती हैं। अरे मैंने अभी खाना खाया है इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगी। नहीं, अभी मेरा भी भोजन का वक्त नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी अभी। हमेशा क्रियाशील रहें, घर का काम स्वयं करें। बच्चों में उचित आहारीय आदतों का विकास करें। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हर सुबह इस फिक्र के साथ उठता है कि क्या आज उसे भरपेट भोजन मिल पाएगा। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी दिनचर्या की शुरुआत इस तनाव में करता है कि क्या वो अपना वजन नियंत्रित रखने के लिए संतुलित भोजन कर पाएगा। तो आइए हम अपने हिस्से के इस अतिरिक्त भोजन को उस कमजोर और कुपोषित समाज के साथ बांटें और एक स्वस्थ और सजग समाज की रचना करें।